वेलकम द टॉपिक डिस्कसिंग नाउ इज द ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर्स। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेन स्टेम का एनाटॉमी देख लेते हैं और वहाँ की क्या स्ट्रक्चर का क्या काम है ये समझ लेते हैं, सो दैट ये फिर डिस्कशन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम जो है दैट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, द मिड ब्रेन, बोन्स एंड मेडुला। सो फॉर एग्जाम्पल हियर इज द मिड ब्रेन, देन इज द बोन्स and then is the medulla. So mid brain से there are 2 cranial nerves which are coming out, the third and the fourth cranial nerve. Right side में भी आ रही है, left side में भी आ रही है. We are just going to label the diagram on one side. The opposite is automatically the same. So cranial nerves की खास बात क्या होती है कि जो right side की cranial nerve है वो right side की body में सप्लाई करेगी, left की left में करेगी। केवल एक ही क्रेनियल नर्व होती है वो क्रॉस करती है, दैट इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व क्रॉस ओवर करती है, बाकी कोई क्रेनियल नर्व क्रॉस नहीं करती। सो मैं फोर्थ क्रेनियल नर्व को एक अलग कलर से बना देता हूँ जस्ट टू मेक इट क्लियर कि ये इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। सो फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है वो क्रॉस ओवर कर रही है, बाकी कोई भी क्रेनियल नर्व क्रॉस नहीं करती। इज नो अदर क्रेनियल नर्व विच इज गोइंग टू क्रॉस ओवर। बाकी सारी सेम साइड में चलती रहेगी। जो राइट साइड की है वो राइट साइड में चलेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट में ही चलेगी। देन पोन से जो क्रेनियल नर्व्स आएगी दैट इज गोइंग टू बी द 5th, 6, 7 एंड 8। ये 8 जो होता है ये आ रहा है पोंटोमेडुलरी जंक्शन के यहाँ से। दिस साइड ऑल्सो 5th, 6, 7 एंड 8। देन फ्रॉम द मेडुला वी आर गोइंग टू हैव 9, 10, 11 एंड 12। इनमें से ये जो 12th क्रेनियल नर्व होती है वो ओरिजिनेट करती है नियर टू द मीडियल पार्ट ऑफ द मेडुला। अगर ये मिड लाइन है तो ये 12th क्रेनियल नर्व यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट करके आती है एक्चुअली। बाकी सारी क्रेनियल नर्व्स तो साइड में से ही ओरिजिनेट कर रही होती है, लेकिन जो 12th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, थोड़ा सा मिड पार्ट में होता है। बाकी सारे तो साइड में से निकलते हैं। सो द पॉइंट अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि क्रेनियल नर्व्स जिधर से ओरिजिनेट करती है उधर ही सप्लाई करती है, केवल फोर्थ होती है वो क्रॉस करती है, बाकी कोई क्रॉस नहीं करता। अब हमारे ये जो ब्रेन स्टेम होता है इसके अंदर 3 ट्रैक्ट भी होते हैं। होने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट है। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स विच वी आर हैविंग इज, एक ट्रैक होता है जो कुछ इस जगह पे चल रहा होता है। ये वाला जो ट्रैक है दैट इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये हमारा मेन मोटर ट्रैक होता है। ये क्या करता है कि ब्रेन के सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, फिर आगे मसल तक लेके जाएगा। सो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इज द मेन मोटर ट्रैक्ट। देन देयर आर 2 मोर ट्रैक्ट्स व्हिच आर देयर। देयर इज वन मोर ट्रैक व्हिच इज नियर टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये क्या कर रहा है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कुछ सेंसेशंस को ऊपर लेके जा रहा है। ये जो येलो कलर में बना रखा है ये बेसिकली सेंसेशंस को ऊपर ले जा रहा है, taking the sensations up to the brain, और ये it is taking the sensations of the dorsal column. So basically dorsal column का continuation होता है ये। स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा था dorsal column, तो ये dorsal column की sensations को ऊपर लेके जा रहा है। Then we are having one more track that is somewhere in the side part of the brain stem, somewhere here. This is the spinothalamic tract. अभी आपको सब समझ में आ जाएगा ये सब क्या चल रहा है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का काम होता है पेन और टेम्परेचर को लेके जाना ब्रेन तक। तो आप देखो हमारे ब्रेन स्टेम में, एक बार मैं वापस से ये सब रिपीट कर रहा हूँ, अब आप बहुत ध्यान से सुनना। हमारे ब्रेन स्टेम में 3 स्ट्रक्चर है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। यहाँ से जो भी क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट करती है राइट साइड की राइट में सप्लाई करेगी, लेफ्ट की लेफ्ट में करेगी, एक ही क्रॉस करती है 4th। फिर इस पूरे ब्रेन स्टेम में हमें 3 ट्रैक पता होने चाहिए। एक मोटर ट्रैक है जो ब्रेन से सिग्नल को मसल्स तक लेके जा रहा है, उसको बोलते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, क्योंकि कॉर्टेक्स से चालू हुआ स्पाइन तक आ रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो ये हो गया मोटर। और 2 सेंसेशंस ऊपर जाते हैं, एक आता है डोर्सल कॉलम के थ्रू, एक आता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू। डोर्सल कॉलम जो सेंसेशन लेके आता है दैट इज फाइन टच,
फाइन टच, जॉइंट सेंस, पोजीशन सेंस, ये जो जितने भी सेंसेशंस है ना, फाइन टच, वाइब्रेशन के सेंसेशन, ये डोर्सल कॉलम ब्रेन तक लेके जा रहा है। और पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन को कौन लेके जा रहा है ब्रेन तक? दैट इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है वो साइड में होता है, एस फॉर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ये थोड़ा सा साइड में होता है। डोर्सल कॉलम और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये बीच में होते हैं, पास में होते हैं, मीडियल पार्ट ऑफ द मेडुला में होता है। साइड में कौन सा होता है? स्पाइनोथैलेमिक होता है। अब अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया ना, तो आगे का सारा डिस्कशन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। मिड ब्रेन से कौन सी नर्व निकल रही है? थर्ड फोर्थ। कौन सी निकल रही है? 5 6 7। मेडुला से कौन सी आ रही है? 8 9 10 11 12। 8 जो है वो जंक्शन से निकल रही है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात ये है कि ये जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, मान लीजिए फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो ओरिजिनेट होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, वो यहाँ तक आ रहा होता है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेडुला जो है उससे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, मेडुला से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कौन सी क्रेनियल नर्व रिलेट कर रही है, तो आप देखो 8 9 10 11 12 एंड फिफ्थ, दीज आर द क्रेनियल नर्व विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द मेडुला। मेडुला से ये क्रेनियल नर्व रिलेट कर रही है 5 8 9 10 11 12। और इनमें से एक ही ऐसी क्रेनियल नर्व है जो मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला से रिलेट करती है, दैट इज 12th क्रेनियल नर्व। 12th क्रेनियल नर्व जो है वो मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला से रिलेट कर रही है, बाकी सारे तो साइड में से रिलेट कर रही है। मेडुला में 3 ट्रैक्ट हमें पता होना चाहिए, कॉर्टिकोस्पाइनल, डोर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक। साइड में कौन सा मिलता है? एस फॉर स्पाइनोथैलेमिक, एस फॉर साइड में, ये साइड में मिलता है, बाकी दोनों बीच में मिलते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल, डोर्सल कॉलम। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार, अब आपके लिए आगे का डिस्कशन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? मैं वापस इस डायग्राम पे आऊंगा, आगे हम बहुत सारे सिंड्रोम्स पढ़ेंगे। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं है ना, तो फिर आगे की चीजें थोड़ी सी मुश्किल होगी। नाउ लेट्स सी हियर, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व आ रही है, थर्ड फोर्थ, third cranial nerve is the oculomotor nerve. It is supplying most ocular nerves. It's supplying the mostly the ocular muscles. जितने भी ocular muscles है उसको third cranial nerve supply कर रही है. Fourth cranial nerve is supplying superior oblique muscle of the eye, and sixth cranial nerve is supplying the lateral rectus muscle of the eye. क्योंकि आपने न्यूमोनिक पढ़ा था वो ऑफ्थाल्मोलॉजी में, SO4 LR6, सो लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रहा है फोर्थ क्रेनियल नर्व, लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रहा है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। तो अगर किसी के अंदर है ना ये वाली क्रेनियल नर्व्स खराब हो जाएगी, थर्ड, फोर्थ या सिक्स्थ, तो उसके आईबॉल का मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि आईबॉल को मूव करने के लिए सब मसल चाहिए होती है। सो देयर इज डिफेक्ट इन द आईबॉल मूवमेंट। आईबॉल का मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा। अभी हम ये सीख रहे हैं कि हमें कैसे पता करना है। मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आ जाता है, मैं आपको ये बोलता हूँ यार इसमें पता करके बताओ इसके सारे क्रेनियल नर्व अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थर्ड फोर्थ सिक्स को कैसे पता करोगे? आईबॉल अच्छे से मूव कर रहा है नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो इनमें से कोई ना कोई खराब है। तो अभी के लिए चीज़ों को सिंपल रखते हैं, थर्ड फोर्थ सिक्स जो है वो आईबॉल के मूवमेंट से रिलेट करती है। अगर ये खराब हुआ तो पेशेंट का आईबॉल अच्छे से मूव नहीं करेगा। फिफ्थ क्रेनियल नर्व को कैसे टेस्ट करेंगे? फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व हमारे फेस के सेंसेशन को लेके आती है। राइट साइड की ट्राइजेमिनल नर्व राइट साइड के फेस के सेंसेशन को लेके जा रही है, लेफ्ट साइड की लेफ्ट को लेके जा रही है। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी को चांटा मारा, आपने उसको उसके राइट गाल पे चांटा मारा, तो राइट के एरिया से जो सेंसेशन उसके ब्रेन तक जाएगा ना, वो जाएगा राइट ट्राइजेमिनल नर्व, इसको लेके जाएगी। सो द ट्राइजेमिनल नर्व मीन्स द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इट इज रिलेटेड विद द इप्सिलेटरल फेशियल सेंसेशन। इप्सिलेटरल फेशियल सेंसेशन। अगर फिफ्थ क्रेनियल नर्व खराब हो जाए, इफ देयर इज अ लीजन, अगर फिफ्थ क्रेनियल नर्व खराब हो जाए, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ फेशियल सेंसेशन, सेम साइड का फेशियल सेंसेशन चला जाएगा। Ipsilateral loss of facial sensation. Coming to the seventh cranial nerve, that is the facial nerve. It is supplying the facial muscles. अगर ये सेवंथ क्रेनियल नर्व खराब हो जाए, there is ipsilateral facial paralysis.
हमने वैसे तो फेशियल पाल्सी को हम अलग से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में, बट अभी के लिए 7th क्रेनियल नर्व जो होती है फेशियल मसल को सप्लाई करती है, 7th गई तो फेशियल एक्सप्रेशन चला जाएगा। देन कम्स द 8th cranial nerve, that is vestibulocochlear nerve. It is related with hearing and balance. अगर 8th खराब हो जाएगी तो देयर इज गोइंग टू बी इप्सिलेटरल हीरिंग लॉस। जिस साइड की 8th खराब हुई उस कान से सुनाई नहीं देगा, इप्सिलेटरल हीरिंग लॉस होगा, प्लस इम्बैलेंस हो जाएगा, मींस एटेक्सिया होगा, गोइंग टू बी एटेक्सिया। सो 5th cranial nerve कैसे पता करेंगे? फेस के सेंसेशन देख लो, आ रहे नहीं आ रहे, अगर आ रहे तो फिर तो ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा 7th cranial nerve का, और कान सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दैट इज 8th cranial nerve। नाउ कमिंग टू द मेडुला, द 9th cranial nerve। 9th इज द ग्लोसोफेंजियल नर्व। इसको चेक करने के लिए देखिए, अगर 9th खराब हो जाती ना, इफ देयर इज लीजन, अगर 9th खराब हो जाएगी, देयर इज गोइंग टू बी नेजल रीगर्गिटेशन ऑफ द फूड। नेजल रीगर्गिटेशन होगा, जो भी वो खाएगा वो वापस से बाहर निकल जाएगा, नेजल रीगर्गिटेशन होगा। एक और चीज आप कर सकते हो, यू कैन चेक द गैग रिफ्लक्स। 9th को चेक करने के लिए गैग रिफ्लक्स चेक कर सकते हो। गैग रिफ्लक्स कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ स्टिक, और उस स्टिक को ले जाके पीछे टच करते हैं पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे। ये जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल होता है, यहाँ के जो सेंसेशन होते हैं, ये लेके जाती है 9th cranial nerve। 9th cranial nerve ये सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन में। तो जैसे ही यहाँ पे आप टच करते हो, जैसे कि इस डायग्राम में बता रखा है, एक स्टिक ली और पीछे टच किया आपने, जैसे ही टच करोगे ना तो वहाँ से सेंसेशन ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन को समझ में आ जाएगा कुछ चीज़ें यहाँ पे टच हो रही है विच इज़ नॉट गुड। सो एक रिफ्लक्स जनरेट होगा, और ये सिग्नल आएगा 10th cranial nerve के थ्रू, और यहाँ की जो मसल्स होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो मसल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट हियर, एंड दिस एंटायर थिंग इज रेफर्ड एज गैग रिफ्लक्स। तो गैग रिफ्लक्स होने के लिए हमारे को 9th और 10th cranial nerve अच्छे से काम करनी चाहिए, तो ही गैग रिफ्लक्स आ सकता है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9th cranial nerve खराब हो गई, 9th cranial nerve खराब हो जाएगी तो गैग रिफ्लक्स लॉस्ट हो जाएगा। कि जब आप उसको पीछे की तरफ ऐसे टच करोगे, कैसे करते हैं हम, एक बार राइट साइड में टच करते हैं, एक बार लेफ्ट साइड में टच करते हैं। तो जब आपने टच किया, आप क्या करते हो, वहाँ की मसल्स देखते हो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे ही टच किया कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब 9th और 10th काम कर रहे हैं। अगर इन दोनों में से एक भी खराब है ना, जब आप टच करोगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब कि गैग रिफ्लेक्स इज लॉस्ट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन आइदर ऑफ द 9th और द 10th cranial nerve। नाउ कमिंग टू द 10th cranial nerve। 10th cranial nerve कैसे पता करेंगे? देखो, चाहे 9th खराब हो तो भी गैग रिफ्लक्स चला जाता है, एंड इफ देयर इज अ लीजन इन द 10th cranial nerve तो भी गैग रिफ्लक्स चला जाएगा। तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना यार, अगर गैग रिफ्लक्स नहीं आ रहा तो 9th भी खराब हो सकता है, 10th भी हो सकता है, कैसे पता करेंगे? आप क्या करो, यू लुक एट द ओवुला। हमारा जो ऊला होता है, आप पेशेंट को बोलो ओपन द माउथ, एंड यहाँ पे देखो, आप ऊला को देखो, ऊला जो होता है एकदम सेंटर में होता है, मिड लाइन में होता है, इज इन द मिड लाइन। ये सेंटर में इसलिए है, एक्चुअली इस ऊला को दो मसल्स पुल कर रहे हैं। there are muscles which are pulling the ula. There are some muscles which are pulling the ula from the left side, and there are some muscles which are pulling the ula from right side. राइट और लेफ्ट साइड के मसल्स इसको पुल कर रहे हैं, पैलेट के मसल्स। और इन मसल्स को कौन सप्लाई करता है? इन मसल्स को सप्लाई करता है 10th cranial nerve। अब क्योंकि आपका और मेरा तो 10th cranial nerve दोनों साइड पे काम कर रहा है, राइट 10th भी कर रहा है, लेफ्ट 10th भी कर रहा है, तो ऊला हमारा एकदम सेंटर में रहता है। लेकिन अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ, एक पेशेंट है, उसका लेफ्ट साइड का 10th cranial nerve तो काम कर रहा है, लेकिन राइट साइड का 10th cranial nerve खराब हो गया, पैरालिसिस हो गया, राइट साइड का 10th काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि राइट साइड की ये मसल्स काम नहीं करेगी, पैलेट वाली, और क्योंकि केवल लेफ्ट की काम करेगी तो ऊला जो होगा वो इस डायरेक्शन में पुल हो जाएगा, ऊला इधर आ जाएगा। तो आप ऊला की पोजीशन देख के पता लगा सकते हो कि 10th काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको पोजीशन को बोलना है ओपन द माउथ एंड लुक एट द पोजीशन ऑफ ऊला। इफ द ऊला इज इन द मिड लाइन तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ऊला शिफ्ट हो गया एक साइड में, तो मान लीजिए ऊला अगर लेफ्ट साइड में चला गया तो राइट साइड की 10th काम नहीं कर रही, तो हम ऐसे पता कर लेते हैं कि 10th काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर गैग रिफ्लक्स नहीं आ रहा तो 9th या 10th में प्रॉब्लम है। आप ऊला की पोजीशन देख लो, उससे पता लग जाएगा 10th में प्रॉब्लम है या नहीं, राइट। सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रिटेट द 9th एंड द 10th cranial nerve। अब बात करते हैं 11th cranial nerve की, दैट इज द एसेसरी नर्व। ये जो एसेसरी नर्व होता है, इट सप्लाइज टू मसल्स, ट्रेपेजियस एंड स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल। ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड को सप्लाई करता है 11th cranial nerve।
ये जो मसल्स होती है ये क्या कर रही है, हमारा ये जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर को ऐसे पकड़ के रखने का काम होता है इन दो मसल्स का। आप देखो हमारा जो शोल्डर है, हमारे जो शोल्डर है, दोनों राइट और लेफ्ट शोल्डर जो है वो इक्वल पॉइंट पे, क्योंकि दोनों साइड के 11 ट्रेपेजियस और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड काम कर रहे हैं। और इनको कौन सप्लाई कर रहा है, तो 11 क्रेनियल नर्व कर रही है। राइट साइड की 11 क्रेनियल नर्व राइट साइड की मसल्स को सप्लाई कर रही है, लेफ्ट साइड के मसल्स को सप्लाई कर रही है, और दोनों साइड पे काम चल रहा है बराबर। इसलिए शोल्डर जो है, राइट और लेफ्ट शोल्डर जो है वो इक्वल पॉइंट पे, इक्वल हाइट पे। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाए, राइट साइड का मान लेते हैं कि राइट साइड का 11 क्रेनियल नर्व खराब हो गया, पैरालिसिस हो गया, लेफ्ट साइड का तो काम कर रहा है, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम नहीं है, राइट वाला काम नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि इस साइड की, लेफ्ट साइड की मसल्स तो काम कर रही है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस, लेकिन राइट साइड की काम नहीं करेगी। राइट साइड की काम नहीं करेगी तो राइट साइड का जो शोल्डर है वो कुछ इस तरीके से नीचे चला जाएगा, राइट साइड का शोल्डर नीचे चला गया। सो जिस साइड का भी 11 काम नहीं करेगा उस साइड का शोल्डर नीचे चला जाएगा, मतलब कि आदमी जो है वो पुष्पा बन जाएगा। सो अगर 11 क्रेनियल नर्व खराब होती है, इफ देयर इज अ लीजन, अगर 11 क्रेनियल नर्व में लीजन होता है तो जिस साइड का 11 खराब होता है ना, उस साइड का शोल्डर नीचे गिर जाता है। तो देयर इज गोइंग टू बी इप्सिलेटरल श्रगिंग ऑफ शोल्डर। इप्सिलेटरल श्रगिंग हो जाएगी शोल्डर की। देन कम्स द 12th cranial nerve, that is the hypoglossal nerve, that is supplying the tongue muscles. देखिए जब आप प्रोट्रूजन करते हैं टंग का, टंग जो होता है वो मिड लाइन में रहता है। जब अपन टंग को बाहर निकालते हैं, द टंग इज ऑन द मिड लाइन, दिस इज नॉर्मल। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो टंग की मसल्स है उनको सप्लाई कर रहा है 12th cranial nerve, राइट और लेफ्ट दोनों साइड की मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है। लेकिन अगर किसी एक साइड का 12th cranial nerve खराब हो जाए, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड का और राइट साइड का 12th cranial nerve था और लेफ्ट साइड का जो 12th cranial nerve है ये खराब हो गया, तो जब ये पेशेंट टंग बाहर निकालेगा ना, तो जिस साइड में प्रॉब्लम होती है ना उस साइड में टंग डिविएट हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड की 12th cranial nerve काम नहीं कर रही तो जैसे ये पेशेंट टंग बाहर निकालेगा इसकी टंग लेफ्ट साइड में चली जाएगी। सो वी हैव अंडरस्टूड कि अगर 12th cranial nerve में लीजन है, इफ देयर इज अ लीजन, देन ऑन प्रोट्रूजन टंग, इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ टंग, इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ टंग होगा। जिस साइड में प्रॉब्लम है टंग उस साइड में डेविएट हो जाएगी, राइट। तो मैंने आपको बेसिकली ये सिखाना चाह रहा हूँ कि क्रेनियल नर्व्स को कैसे एग्जामिन करते हैं। अगर 12th cranial nerve काम नहीं कर रही तो कैसे पता लगेगा, 10th कैसे नहीं कर रही तो पता लगेगा। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखो 3rd 4th 6 ये तो आई से रिलेटेड हो गई, आई बॉल के मूवमेंट से रिलेट हो गई, तो वो चले गए। 5th cranial nerve क्या था, ट्राइजेमिनल नर्व। ये क्या करता है, फेस के सेंसेशन लेके आता है। जिस साइड में फेस के सेंसेशन नहीं आ रहे उस साइड का ट्राइजेमिनल गया। 7th cranial nerve जो था वो फेशियल नर्व था। अगर 7 खराब होगा तो फेशियल मसल का पैरालिसिस हो जाएगा। 8th cranial nerve जो था वेस्टिबुलोकॉक्लियर, वो हीयरिंग और बैलेंस का काम करता था। 9th और 10th दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गैग रिफ्लक्स। अगर गैग रिफ्लक्स नहीं आ रहा ना तो 9th या 10th खराब है। कैसे पता करोगे कि 10th खराब है या नहीं है, आप पेशेंट का ऊला देख लो। अगर ऊला मिड लाइन में है तो 10th काम कर रहा है। लेकिन अगर ऊला एक साइड में खिंच गया, मान लो मैं आपको बोलता हूँ ऊला जो है पेशेंट का वो लेफ्ट साइड में चला गया, तो कौन सा 10th काम नहीं कर रहा। अगर ऊला लेफ्ट में चला गया तो कौन सा ऊला काम, कौन सा 10th cranial nerve काम नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का? यस, राइट साइड का काम नहीं कर रहा, इसलिए ऊला को उधर खींच लिया मसल से। देन वी हैव डिस्कस 11th अगर खराब होगी तो पुष्पा बन जाएगा पेशेंट। जिस साइड का शोल्डर नीचे चला गया मतलब उस साइड का 11th काम नहीं कर रहा। अगर राइट शोल्डर नीचे चला गया तो राइट साइड का 11th काम नहीं कर रहा। 12th तो आप टंग को प्रोट्रूजन करा के देख लो, पेशेंट को बोलना है टंग प्रोट्रूड करो। अगर टंग किसी भी एक साइड में डेविएट हो रहा है, नॉर्मली तो मिड लाइन में रहना चाहिए, लेकिन अगर वो डेविएट हो रहा है तो 12th काम नहीं। जिस साइड में डेविएट हो जाए उस साइड का 12th काम नहीं कर रहा। मैंने आपको बोला कि ब्रेन स्टेम में हमारे को 3 ट्रैक्ट पता होने चाहिए, द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, डॉर्सल कॉलम एंड द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो था वो तो मोटर ट्रैक था। देखो जितने भी ट्रैक होते हैं ना ये सब क्रॉस करते हैं ब्रेन स्टेम में, ये सब क्रॉस हो जाते हैं। तो बात ये है कि जितने भी ट्रैक है वो सब क्रॉस होने वाले हैं। अगर किसी भी ट्रैक को प्रॉब्लम है ब्रेन स्टेम में, मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के समझा रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द मिड ब्रेन,
the pons and medulla, and here is the midline. This is the right side, this is the left side. यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है कॉर्टेक्स से चालू होता है और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। ब्रेन स्टेम का जो कंटिन्यूएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो हियर इज द मेडुला। ये जब ट्रैक कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक राइट साइड का मेडुला में आता है, इस जगह पे लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में क्रॉस कर लेता है और फिर ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और लेफ्ट वाला जो है वो यहाँ पे क्रॉस करके इस साइड में आ जाएगा। तो बेसिकली क्रॉस हो जाता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए ब्रेन स्टेम में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कट हो गया राइट साइड में, अगर राइट साइड में कट हुआ है तो अल्टीमेटली जो सिम्टम आएगा, क्योंकि ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद में यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलेगी और इस साइड में सप्लाई करेगी। तो बेसिकली राइट साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट साइड की मोटर मूवमेंट को। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को आपने यहाँ पे कट कर दिया तो सिम्टम कहाँ पे आएगा? इस साइड में आएगा, मतलब अपोजिट साइड में आएगा। अगर आपको ये टेक्निकल पॉइंट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप ऐसे याद रखो। देखो, क्रेनियल नर्व्स सेम साइड में सप्लाई करती है, जितने भी ट्रैक होते हैं वो क्रॉस करते हैं। अगर राइट साइड का ट्रैक में प्रॉब्लम है तो सिम्टम लेफ्ट साइड में आएगा। ट्रैक क्रॉस करेंगे, क्रेनियल नर्व सेम साइड में रहेगी, सेम साइड में रहेगी। तो अगर मान लो ब्रेन स्टेम में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब हो गया, इफ लीजन, अगर जैसे ही खराब होगा तो अपोजिट साइड में, मतलब कि कॉन्ट्रालेटरल साइड में पैरालिसिस हो जाएगा, हेमीपैरेसिस हो जाएगा। अपोजिट साइड में कोई मोटर मूवमेंट नहीं होगा, हेमीपैरेसिस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। डॉर्सल कॉलम जो होता है ये फाइन टच और वाइब्रेशन को नीचे से लेके आता है। डॉर्सल कॉलम का ही दूसरा नाम होता है मीडियल लेमिनिस्कस। डॉर्सल कॉलम जब ब्रेन स्टेम में पहुंचता है तो उसको हम मीडियल लेमिनिस्कस बोलने लग जाते हैं। तो डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस इज द सेम थिंग। अगर डॉर्सल कॉलम खराब होगा तो देयर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ फाइन टच। फाइन टच, वाइब्रेशन, ये सब फील नहीं होगा। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है ये पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन को लेके आता है। अगर ये खराब हो जाएगा, इफ देयर इज अ लीजन, देयर इज कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। तो आप देखो, जब भी कोई भी ट्रैक खराब हुआ ना तो सिम्टम हमेशा कॉन्ट्रालेटरल साइड में आया, अपोजिट साइड में आया। ब्रेन स्टेम में मान लो अगर वो बोलते हैं कि राइट साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कट हुआ है तो सिम्टम कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। राइट साइड का डॉर्सल कॉलम कट हुआ, सिम्टम कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। राइट साइड का स्पाइनोथैलेमिक कट हुआ ब्रेन स्टेम में, सिम्टम कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। जितने भी ट्रैक हैं वो ब्रेन स्टेम में अगर खराब होते हैं तो सिम्टम अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में आता है, बिकॉज दीज ट्रैक्स आर गोइंग टू क्रॉस ओवर। वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक आइडिया, अब हमारे को अगर ये पूरा बेसिक आइडिया समझ में आ गया तो आगे का डिस्कशन बहुत ईजी है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो आगे का डिस्कशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व की इंजरी को कैसे पता करना है। कैसे पता करोगे 10th खराब है, कैसे पता करोगे 11th खराब है, कैसे पता करोगे 12th खराब है, राइट? ये समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि जितने भी ट्रैक होते हैं उनके अगर वो खराब होते हैं तो सिम्टम अपोजिट साइड में आते हैं। वंस वी आर क्लियर विद दिस थिंग, नाउ लेट्स सी द वेरियस ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स। सबसे पहले देखते हैं मेडुला के सिंड्रोम्स। अगर मेडुला खराब हो जाता है तो कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा? मेडुला में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन हैपन। मीडियल मेडुला खराब हो सकता है, लेटरल मेडुला खराब हो सकता है। अगर मीडियल मेडुला खराब होता है तो उसको बोलते हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। लेटरल मेडुला खराब होता है तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। मैं अभी इन इमेजेस पे आऊंगा वापस और फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, हियर इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेडुला। हमने मेडुला का क्रॉस सेक्शन लिया। लेट्स से दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द मेडुला, दिस इज द राइट साइड ऑफ द मेडुला। ये क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बता दो, खाली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेडुला से कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स रिलेट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक बार सोच के बताओ, शुरू में डायग्राम बनाया था, कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स मेडुला से रिलेट करते हैं? 8, 9, 10, 11, 12 एंड 5th, ये सब मेडुला से रिलेट करते हैं। एक ही ऐसा क्रेनियल नर्व है जो लेटरल पार्ट ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला में मिलता है। एक ही ऐसा क्रेनियल नर्व है जो मीडियल मेडुला में मिलता है, दैट इज 12th। ये मीडियल मेडुला में मिलता है, बाकी सारे तो लेटरल मेडुला में थे, लेटरल मेडुला में थे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मेडुला में हमें 3 ट्रैक्ट पता होने चाहिए, 3 ट्रैक्ट पता होने चाहिए। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट।
इसमें से एक ही ट्रैक था जो साइड में आ रहा था, बाकी तो मीडियल पार्ट में आ रहे थे। साइड में कौन सा आ रहा था? एस फॉर साइड, एस फॉर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये जो था ये साइड में था, मतलब कि लेटरल में था। ये दोनों तो मीडियल में थे। तो अगर आप देखो मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला में ये 3 स्ट्रक्चर आते हैं, बाकी सारे लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला में आते हैं। अगर आपको ये याद है ना, तो आपका कभी मेडुलरी सिंड्रोम का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आपको पहले पता होना चाहिए मेडुला में क्या क्या स्ट्रक्चर है। क्रेनियल नर्व कौन कौन सी है? 5, 8, 9, 10, 11, 12। कौन से 3 ट्रैक है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, डोर्सल कॉलम, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इनमें से एक ही ऐसी क्रेनियल नर्व है जो मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला से आती है 12th, और 2 ट्रैक है जो मीडियल में मिलते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल एंड डोर्सल कॉलम। तो यही डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। आप देखो मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला में 3 स्ट्रक्चर आ रहे हैं, 12th क्रेनियल नर्व, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड डोर्सल कॉलम। ये यहाँ पे बना रखा है मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बाइफर्केशन कर रहा हूँ। मान लेते हैं दिस इज द मीडियल पार्ट ऑफ द मेडुला, ये हाईलाइट कर दिया मैंने, एंड दिस इज द लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला। अभी तो हमें लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला से कोई मतलब नहीं है, मीडियल से ही मतलब है। इसी तरीके से ये राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया। राइट। तो आप देखो मेडुला के मीडियल पार्ट में 3 स्ट्रक्चर आते हैं, 12 क्रेनियल नर्व, मीडियल लेमिनिस्कस एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये राइट साइड में भी होंगे और सेम तीनों स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में भी होंगे। अब दोनों साइड तो बनाने का पॉइंट नहीं है, एक ही साइड में बात कर लेते हैं। अगर मान लो किसी का राइट साइड का मीडियल मेडुला काम नहीं कर रहा, अगर राइट साइड का मीडियल मेडुला काम नहीं कर रहा, मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर काम नहीं करेंगे राइट साइड में, ये तीनों स्ट्रक्चर काम नहीं करेंगे राइट साइड में। दिस इज कॉल्ड एज राइट मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। कैसे होगा? ये तीनों स्ट्रक्चर खराब हो जाए, मीडियल मेडुला काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं करता? क्योंकि इट इज सप्लाइड बाय वर्टेब्रल आर्टरी। तो कभी कभी क्या होता है कि वर्टेब्रल आर्टरी बंद हो जाती है, देयर इज अ ब्लॉक इन द वर्टेब्रल आर्टरी। अगर वर्टेब्रल आर्टरी में ब्लॉक हो जाए, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी सप्लाइंग दिस एरिया, अगर वो बंद हो जाएगी तो मीडियल मेडुला काम नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज डेजेराइन सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड एज डेजेराइन सिंड्रोम और द मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। तो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में 3 स्ट्रक्चर काम नहीं करते, 12th क्रेनियल नर्व, मीडियल लेमिनिस्कस एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब आपको पता है अगर 12th क्रेनियल नर्व काम नहीं करेगा तो मुझे बताओ क्या होगा इस पेशेंट में। अगर राइट साइड का 12th काम नहीं करेगा तो कैसे पता करोगे आप? उस पेशेंट को बोलोगे टंग प्रोट्रूड कर, जैसे ही वो टंग प्रोट्रूड करेगा वो किस साइड में डेविएट हो जाएगी। अगर राइट साइड की 12th काम नहीं कर रही है तो टंग किस साइड में चली जाएगी? सेम साइड में, राइट साइड में चली जाएगी। सो इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ टंग, इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ टंग। जितने भी ट्रैक होते हैं वो तो अपोजिट साइड में हो जाते हैं। मीडियल लेमिनिस्कस इज द अदर नेम ऑफ डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस इज द अदर नेम ऑफ डोर्सल कॉलम। तो अगर डोर्सल कॉलम खराब होगा तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ फाइन टच, अपोजिट साइड का फाइन टच चला जाएगा। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है ये तो मोटर ट्रैक्ट है, अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब हो गया तो देयर इज कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस, अपोजिट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। सो दीज आर द 3 सिम्टम्स दैट इज गोइंग टू बी देयर इन द मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। जो भी मैंने ऑरेंज कलर में लिखा है ना, मैं नहीं चाहता आप ये याद करो, ये तो आप डिराइव करना है। आपको पता है ना यार 12th खराब होगी तो क्या होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब होगा तो क्या होगा, तो ये सारी तो आप डिराइव कर लोगे, ये रटना नहीं है। जो काम की चीज़ है वो ये डायग्राम है कि कौन से स्ट्रक्चर मीडियल मेडुला में आते हैं। अगर मीडियल मेडुला खराब होगा तो कौन कौन से स्ट्रक्चर खराब होंगे, बाकी के सिम्टम तो आप खुद ही पता कर लोगे ना। दिस इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। इसी तरीके से होता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। तो लेटरल मेडुला में मैंने अभी आपको बताया, अगर हम बाइफर्केशन करते हैं मीडियल मेडुला और लेटरल मेडुला का, ये वाला एरिया तो था मीडियल मेडुला और ये बाहर वाला हो गया लेटरल मेडुला। दिस इज द राइट साइड, हियर इज द लेफ्ट साइड, द सेम, द मीडियल मेडुला एंड लेटरल मेडुला। समझने के लिए हमने सारी चीज़ें एक ही साइड में समझ रहे हैं। अगर मान लो किसी का राइट साइड का लेटरल मेडुला काम नहीं कर रहा तो उसको हम बोलेंगे राइट लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। ये क्यों होगा? इट कैन बी बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ ब्रांच ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी। तो वर्टेब्रल आर्टरी के ब्लॉक से मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम भी हो सकता है और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम भी हो सकता है। अगर वर्टेब्रल आर्टरी ऑप्शन में नहीं दिया ना तो यू कैन सेलेक्ट पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी के ब्लॉक से भी हो सकता है, जिसको हम लिखते हैं पाइका, पाइका के ब्लॉक से भी हो सकता है।
इसीलिए लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम का दूसरा नाम हो जाता है पाइका सिंड्रोम। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ विच आर्टरी और वर्टेबल आर्टरी ऑप्शन में दे रखा है तो उसी को सेलेक्ट करना है। वर्टेबल आर्टरी की ब्रांच के ब्लॉक होने से लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। इसका दूसरा नाम होता है वॉलेनबर्ग सिंड्रोम। इस पूरे चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, सबसे इंपॉर्टेंट सिंड्रोम वॉलेनबर्ग है। अब लेटरल मेडुला में क्या क्या स्ट्रक्चर है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। लेटरल मेडुला में आता है हमारा 5th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व, 9th, 10th, 11th एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये सब लेटरल मेडुला में आते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे हैं हमने, पहले से ही बना दिए हमने। द 5th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व, 5, 8, 9, 10, 11। आपको तो पता ही नहीं यार, 5 खराब हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी इप्सिलेटरल लॉस ऑफ फेशियल सेंसेशन, फेशियल सेंसेशन चला जाएगा। 9th खराब होगा, 9th तो क्या होता है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होता है, तो इस पेशेंट को नेजल रिगर्गिटेशन होगा, लॉस ऑफ गैग रिफ्लक्स होगा। अगर 10th खराब हो जाएगा तो 10th तो ऊला को पकड़ के रखता है, तो जिस साइड का 10th खराब होगा उसके अपोजिट साइड में ऊला खिंच जाएगा। सो कॉन्ट्रालेटरल डेविएशन और अपोजिट साइड डेविएशन ऑफ द ऊला। ऊला जो है अपोजिट साइड में चला जाएगा। 11th क्रेनियल नर्व तो शोल्डर को संभाल के रखता है, जिस साइड का 11th खराब होगा उस साइड का शोल्डर नीचे चला जाएगा, तो इप्सिलेटरल शगिंग ऑफ शोल्डर। There is going to be ipsilateral shrugging of shoulder. इप्सिलेटरल शगिंग हो जाएगी शोल्डर की। अगर 8 खराब हो जाएगा, इप्सिलेटरल हीयरिंग लॉस प्लस एटेक्सिया, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये सारे तो क्रेनियल नर्व हो गए जो साइड में मिलते हैं, लेटरल पार्ट में मिलते हैं। एक ट्रैक मिलता है साइड में जिसका नाम था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एस फॉर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक खराब हो जाएगा तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, क्योंकि ये ट्रैक है ना यार, तो अपोजिट साइड में होगा, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर होगा। देयर इज वन मोर थिंग विच इज फाउंड ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला, दैट इज सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक आपने ईएनटी में एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ये सिंपैथेटिक ट्रंक जो होता है ये अगर दब जाता है ना, कभी कभी यहाँ पे लंग में कैंसर होता है, पेनकोस ट्यूमर होता है, तो उससे सिंपैथेटिक ट्रंक दब जाता है तो पेशेंट को हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो बेसिकली सिंपैथेटिक ट्रंक जो होता है ये मेडुला से होते हुए आ रहा होता है, यहाँ से घूम के वापस ऊपर जाता है। तो सिंपैथेटिक ट्रंक अगर खराब हो जाएगा तो पेशेंट को हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिंपैथेटिक ट्रंक जो कि लेटरल मेडुला में होता है, द पेशेंट विल हैव द हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। सो दीज आर द वेरियस फाइंडिंग्स दैट कैन बी देयर इफ देयर इज अ लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। तो ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये आपको रटना नहीं है, आपको तो केवल ये पता होना चाहिए कि लेटरल मेडुला में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं, लेटरल मेडुला में क्या है, मीडियल मेडुला में क्या है, बाकी की इन्फॉर्मेशन तो आप डिराइव कर लोगे ना यार। तो मुझे बताओ, पहले ही बताओ कि देयर आर टोटल 6 cranial nerves रिलेटेड टू द मेडुला। कैन यू टेल मी व्हाट आर द टोटल 6 cranial nerves रिलेटेड टू मेडुला? लेटरल मीडियल की बात ही नहीं कर रहा। 5th, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें से एक ही ऐसा क्रेनियल नर्व है जो मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला में आता है, बाकी सारे लेटरल में आते हैं। एक ही ऐसा है, दैट इज 12th जो है वो मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला में, बाकी सारे लेटरल में। देयर आर 3 ट्रैक्स, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इसमें से एक ही ऐसा ट्रैक है जो साइड में आता है, मतलब कि लेटरल में आता है, बाकी सारे तो मीडियल में आता है। तो साइड में कौन सा आता है? एस फॉर स्पाइनोथैलेमिक, ये साइड में आता है। बाकी तो दोनों मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला में आएंगे, डॉर्सल कॉलम एंड द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। जब आपको ये पता लग जाएगा ना यार कौन सा स्ट्रक्चर मीडियल में कौन सा लेटरल में, तो फिर आराम से आप सिंड्रोम निकाल दोगे कि लेटरल मेडुलरी में क्या सिम्टम होंगे, मीडियल मेडुलरी में क्या होंगे, राइट। अच्छा ये बताओ कि लॉस ऑफ फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन ये किस में आएगा? सोच के बताओ, लेटरल मेडुला और मीडियल मेडुला, लॉस ऑफ फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन। फाइन टच कौन लेके जाता है? डॉर्सल कॉलम। ये किस में आना चाहिए फिर? लॉस ऑफ फाइन टच किस में आना चाहिए? यस, इट इज अ फीचर ऑफ मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, जस्ट अ प्रैक्टिस।
ये लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम तो यहाँ पे खत्म हो गया है. सो लॉस ऑफ फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन इज लेटरल मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम. हेमीपेरेसिस विल बी सीन वेयर. हेमीपेरेसिस पैरालिसिस हो गया एक साइड की बॉडी का, इसमें आएगा. हेमीपेरेसिस तो तब हो सकता है ना जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब हो जाए. और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहाँ पे था? साइड में था या मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला में था? मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला में था. तो दिस इज सीन इन मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम. It is not seen in lateral medullary syndrome. Not seen in lateral medullary syndrome, right? So this is how the medial medullary syndrome and lateral medullary syndrome works. Now coming to the pontine syndromes. अब बात करते हैं पोन्स की. अब हमने मेडुलरी सिंड्रोम्स की बात कर ली. मेडुला खराब होगा तो या तो मीडियल मेडुलरी होगा या लेटरल मेडुलरी होगा. अब बात कर रहे हैं द पोन्टाइन सिंड्रोम्स की. पोन्टाइन सिंड्रोम्स में देयर आर टू, मिलराड गुबलर एंड फोविले सिंड्रोम. एक्चुअली मिलराड गुबलर और फोविले जो होता है बहुत ही सेम होता है. मिलराड गुबलर में जो स्ट्रक्चर खराब होते हैं दैट इज 6 क्रेनियल नर्व, 7 क्रेनियल नर्व एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये खराब होता है. आपको पता है अगर 6 क्रेनियल नर्व खराब होगा तो देयर इज गोइंग टू बी इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ लेटरल रेक्टस मसल. लेटरल रेक्टस मसल का पैरालिसिस हो जाएगा क्योंकि 6 क्रेनियल नर्व तो LR6 लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है. 7 क्रेनियल नर्व खराब हो जाएगी तो इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस होगा. एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक तो ट्रैक है, तो ट्रैक तो जब भी खराब होते हैं तो अपोजिट साइड में सिम्टम आते हैं. सो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस, कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस. सो मिलराड गुबलर में 3 स्ट्रक्चर खराब होते हैं, 6, 7 एंड CST, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. ओविले सिंड्रोम में क्या होता है? देयर इज प्रॉब्लम इन द PPRF ऑफ 6 क्रेनियल नर्व, 7 क्रेनियल नर्व एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. तो फोविले सिंड्रोम में भी आप देखो सिम्टम्स मोर और लेस सेम आएंगे. फोविले सिंड्रोम में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब होता है तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब होगा तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस. 7 खराब हो गया, इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस. और यहाँ पे PPRF ऑफ 6 खराब हो रहा है. 6 का न्यूक्लियस खराब नहीं हो रहा है, PPRF खराब हो रहा है. तो PPRF भी खराब होगा तो 6 नर्व काम नहीं करेगी, तो सिम्टम तो सेम आएगा, लेटरल रेक्टस काम नहीं करेगा. तो आप देखो मिलराड गुबलर और फोविले में सिम्टम एग्जैक्टली सेम आते हैं. डिफरेंस खाली ये है कि मिलराड गुबलर में 6 क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस खराब होता है और फोविले में 6 का न्यूक्लियस नहीं होता है, PPRF खराब हो जाता है. अगर वो नहीं करेगा तो 6 काम नहीं करेगी बेसिकली. तो दिस इज द मिलराड गुबलर एंड फोविले सिंड्रोम दैट इज रिलेटेड विद द पोन्स. ये पोन्स से रिलेटेड है. एक और रिलेट करता है पोन्स से, दैट इज कॉल्ड एज लॉक्ड इन सिंड्रोम. लॉक्ड इन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज ड्यू टू डैमेज ऑफ वेंट्रल पोन्स. वेंट्रल मीन्स द एंटीरियर पोन्स. अगर पूरा एंटीरियर पोन्स खराब हो जाता है तो उसको बोलते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम. अब इससे क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के समझा रहा हूँ. हियर इज द मिड ब्रेन, हियर इज द पोन्स. अब आपको पता है कि यहाँ से तो 3rd और 4th क्रेनियल नर्व आती है जो कि आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प कराती है. पोन से आ रही थी 5, 6, 7. और यहाँ पे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक चल रहा है जो आगे चल के क्रॉस करेगा मेडुला में. इधर का इधर से, इधर का इधर से. एंड दैट इज गोइंग टू सप्लाई द मसल्स ऑफ द बॉडी. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पेशेंट है, उसका पूरा इंटीरियर पोन्स खराब हो गया. अगर इंटीरियर पोन्स पूरा खराब हो जाता है ना तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक दोनों साइड के कट जाता है. और दोनों साइड के कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अगर कट गए तो नीचे कोई भी मोटर इनर्वेशन जाएगा ही नहीं. मतलब पेशेंट अपनी बॉडी में कोई मसल मूव ही नहीं कर सकता, ना तो राइट साइड की ना लेफ्ट साइड की, क्योंकि दोनों साइड के कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कट कर दिए हमने. तो पेशेंट को क्वाड्रीपेरेसिस हो जाएगा, चारों लिम्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा. लेकिन मुझे बताओ, क्या ये पेशेंट अपनी आईबॉल को मूव कर सकता है क्या ये पेशेंट अपनी आईबॉल को मूव कर सकता है, आई को ब्लिंक कर सकता है क्या? देखो, आईबॉल को मूव और ब्लिंक करने के लिए हमारे को जो मेन क्रेनियल नर्व चाहिए होती ना, दैट इज द 3rd क्रेनियल नर्व, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आई मसल्स को सप्लाई करता है 3rd क्रेनियल नर्व. और इसके तो 3rd क्रेनियल नर्व में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना यार. प्रॉब्लम तो यहाँ पे हुई है, 3rd क्रेनियल नर्व तो ऊपर से निकल रही है, वो तो सप्लाई कर ही रही है. तो ये एक ऐसा पेशेंट हो गया जो अपने हाथ पैर तो नहीं हिला सकता,
लेकिन आई बॉल को मूव कर सकता है इधर उधर। ये पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, अपनी आई बॉल को मूव करेगा, बट अपने हाथ पैर को नहीं हिला सकता। सो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज कॉल्ड एज लॉक्ड इन सिंड्रोम। व्हाट इज लॉक्ड इन सिंड्रोम इज द पेशेंट इज गोइंग टू हैव क्वाड्रिपेरेसिस। द पेशेंट बट eyeball movement normal, patient is conscious, eyeball में movement हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज कॉल्ड एज लॉक्ड इन मूवमेंट, लॉक्ड इन सिंड्रोम। दिस लॉक्ड इन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूडोकोमा। सूडोकोमा, ये पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन बिल्कुल हिल नहीं सकता, क्वाड्रिपेरेसिस हो रखा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, इफ अ पेशेंट इज हैविंग वेरी हाई ग्रेड ऑफ फीवर एंड पिन पॉइंट प्यूपिल है, हाई ग्रेड फीवर और पिन पॉइंट प्यूपिल जो होता है, इट इज सीन इन पोंटाइन हेमरेज। Pinpoint pupil can be seen in pontine hemorrhage. So these are the various structures that can be damaged if the pons is getting damaged. अगर पोन से रिलेटेड डिजीज की बात करें तो मिलराड गुबलर सिंड्रोम, फोविले सिंड्रोम, लॉक्ड इन सिंड्रोम, पोंटाइन हेमरेज, दैट कैन बी देयर। अब बात करते हैं मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन में दो सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, वेबर सिंड्रोम एंड नॉर्थनेगल सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ब्लॉक ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के ब्लॉक होने से वेबर सिंड्रोम होगा। और वेबर सिंड्रोम अगर होता है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स खराब होंगे? देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर गोइंग टू बी डैमेज, थर्ड क्रेनियल नर्व, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो वेबर सिंड्रोम में क्या होता है कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बंद हो जाती है और ये 3 स्ट्रक्चर खराब होता है। अब आपको पता है अगर थर्ड क्रेनियल नर्व खराब हो जाएगी, देयर इज गोइंग टू बी इप्सिलेटरल ऑफ्थाल्मोप्लेजिया, आंख के मूवमेंट नहीं आएंगे। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब होगा तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस हो जाएगा। सबस्टेंशिया नाइग्रा खराब होगा तो पार्किंसन लाइक सिम्टम आएंगे। बिकॉज सबस्टेंशिया नाइग्रा तो खराब होता है तो पार्किंसन जैसे सिम्टम आएंगे, ट्रेमर, रिजिडिटी, वो सब होगा। दिस इज कॉल्ड एज वेबर सिंड्रोम। नॉर्थनेगल सिंड्रोम में जो स्ट्रक्चर्स खराब होते हैं दैट इज थर्ड क्रेनियल नर्व, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड सुपीरियर सेरेबेलर पुडंकल। सुपीरियर सेरेबेलर पुडंकल। अगर थर्ड क्रेनियल नर्व खराब हो गया तो इप्सिलेटरल ऑफ्थाल्मोप्लेजिया, आई मसल में मूवमेंट नहीं होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब हुआ तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस हो जाएगा। और सेरेबेलर पुडंकल खराब हो जाएगा तो उस साइड का सेरेबेलम काम नहीं करेगा, तो द पेशेंट विल हैव इप्सिलेटरल सेरेबेलर सिम्टम्स। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था अगर सेरेबेलम काम नहीं करता है तो क्या क्या होता है, डिससिनर्जिया, डिसमेट्रिया, स्कैनिंग स्पीच, इंटेंशनल ट्रेमर, डिसडाइडोकोकाइनेसिया, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सेरेबेलम काम नहीं करता है तो क्या होगा? हमारी बॉडी में राइट साइड का सेरेबेलम राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मैंने वर्ड लिखा है इप्सिलेटरल। तो अब देखो ये ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है यार ये कैसे याद करेंगे, आपको ये सब रटना ही नहीं है, आपको केवल एक ही चीज याद करनी इन सारे सिंड्रोम्स में कि कौन से सिंड्रोम में कौन से स्ट्रक्चर्स खराब होते हैं। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद ही डिराइव कर लोगे। मैं इन सबको एक जगह लिख देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपकी तरफ से इनपुट आना चाहिए, मुझे बताओ कि मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स खराब होते हैं। एक ही क्रेनियल नर्व है जो मीडियल मेडुला में आती है, 12th क्रेनियल नर्व। और क्या क्या खराब होगा? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम, डोर्सल कॉलम का दूसरा नाम हो जाता था मीडियल लेमनिस्कस। लेटरल मेडुलरी में क्या क्या खराब होंगे? 5th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व, 9th, 10th, 11th। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड सिंपैथेटिक ट्रंक, ये सब खराब होते हैं। मिलराड गुल्बर में 6th क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ओविले में पीपीआरएफ of 6th cranial nerve, 7th cranial nerve and corticospinal tract. वेबर सिंड्रोम में 3rd cranial nerve, corticospinal tract and substantia nigra. नॉर्थनेगल सिंड्रोम में 3rd cranial nerve, corticospinal tract and superior cerebellar peduncle. ये सब खराब होता है। तो
बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सिंड्रोम में कौन सा स्ट्रक्चर खराब है, बाकी की इन्फॉर्मेशन तो आप खुद ही डिराइव कर लोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर 7th क्रेनियल नर्व खराब हुआ तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, 5th खराब हुआ तो सेम साइड में फेशियल सेंसेशन चले जाएंगे, 11th खराब हुआ तो पेशेंट पुष्पा बन जाएगा, 12th खराब हुआ तो पेशेंट की टंग डेविएट करने लग जाएगी। तो बाकी की सारी चीज़ें आप खुद ही डिराइव कर लोगे, और जितने भी ट्रैक होते हैं उसके सिम्टम अपोजिट साइड में आते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख लिया था जब हमने डिस्कशन चालू किया था, तब मैंने आपको बोला था 3 ट्रैक्ट हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल, डॉर्सोकोलम, स्पाइनोथैलेमिक। जब भी ये खराब होंगे सिम्टम कॉन्ट्रालेटरल साइड में आएंगे, कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ फाइन टच, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। जो आपको याद करना है, मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेगी, ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको याद करना पड़ेगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप डिराइव कर लोगे। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, सबसे इंपॉर्टेंट। ये आपको याद करना ही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लेटरल मेडुलरी में क्या क्या खराब होता है। अब यहाँ पे 2 डायग्राम बने हुए हैं, ये यू कैन सी। अच्छा मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूँ, एक पेशेंट आ रहा है, उसकी टंग में डेविएशन हो रहा है जब वो प्रोट्रूड कर रहा है, मतलब कि कौन सा स्ट्रक्चर खराब हुआ है उसका, 12th क्रेनियल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व खराब हुआ है। प्लस इस पेशेंट में क्या हो रहा है कि द पेशेंट इज अनेबल टू हैव एनी मूवमेंट इन वन साइड ऑफ हिज बॉडी, मीन्स इज हैविंग हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस हो रहा है, हेमीपैरेसिस हो रहा है मतलब कि क्या खराब हुआ है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अगर इसको राइट साइड में हेमीपैरेसिस हो रहा है मतलब कि इसका कौन से साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक खराब हुआ होगा, लेफ्ट साइड का। प्लस दिस पेशेंट इज हैविंग लॉस ऑफ फाइन टच। फाइन टच तो तब खराब होता है जब डॉर्सल कॉलम खराब हो जाएगा। तो इस पेशेंट का अगर राइट साइड का फाइन टच नहीं फील हो रहा है तो उसका लेफ्ट साइड का डॉर्सल कॉलम गया। तो अगर ऐसा 3 सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, डॉर्सल कॉलम, 12th क्रेनियल नर्व, अगर ये लिखा हुआ है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, इट इज गोइंग टुवर्ड्स मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। अब आप यहाँ पास वाला देखिए, मैं इसमें ऐसा बोल रहा हूँ कि एक पेशेंट है, उसको लेफ्ट साइड के फेस से कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है, लेफ्ट साइड के फेशियल सेंसेशन चले गए। फेस से सेंसेशन कौन से नर्व लेके आती है, 5th क्रेनियल नर्व, मतलब कि इसकी 5th चली गई, देयर इज अ लॉस ऑफ 5th क्रेनियल नर्व ऑन द लेफ्ट साइड। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस पेशेंट को राइट साइड की बॉडी से कोई भी पेन और टेम्परेचर फील नहीं हो रहा, रिड्यूस्ड पेन एंड टेम्परेचर ऑन द राइट साइड, राइट साइड से कोई सेंसेशन नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड के फेस से और राइट साइड की बॉडी से कोई सेंसेशन नहीं आ रहा, राइट साइड की बॉडी से पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन नहीं आ रहे और लेफ्ट साइड के फेस से नहीं आ रहे। तो आप देखो एरिया वाइज देखो तो आधी बॉडी से सेंसेशन नहीं आ रहे, आधा फेस और बाकी की आधी बॉडी, इसको हम बोलते हैं क्रॉस्ड हेमी एनेस्थीसिया। क्रॉस्ड हेमी एनेस्थीसिया ये तब हो सकता है जब 5th क्रेनियल नर्व खराब हो जाए और पेन और टेम्परेचर सेंसेशन किससे आते हैं, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से आते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो 5th क्रेनियल नर्व और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एक साथ कब खराब हो सकते हैं, हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ा था, ये डायग्राम देखिए आप, 5th क्रेनियल नर्व और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एक साथ खराब हो सकते हैं। यहाँ पे 5th भी खराब हो रहा है और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी खराब हो रहा है। 5th खराब हो रहा है, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ फेशियल सेंसेशन, एंड स्पाइनोथैलेमिक खराब हो रहा है तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर इन द बॉडी। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस्ड हेमी एनेस्थीसिया। क्रॉस्ड हेमी एनेस्थीसिया मतलब आधी बॉडी से कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है, दैट इज सीन इन लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, सीन इन लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। क्रॉस हेमी एनेस्थीसिया और ये वाली सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली है कि लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स खराब होते हैं, साइड में क्या क्या मिलता है, 5th, 8, 9, 10, 11 स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड सिंपैथेटिक नर्व, ये लेटरल मेडुला में इन्वॉल्व होता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में, राइट। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, बट आप थोड़ा सा अगर बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, ये वाला जो इनिशियल डिस्कशन था आपने अगर ये समझ लिया है तो आपको आगे की चीज़ें बहुत आसान रहेगी। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझो कि कौन सी क्रेनियल नर्व खराब होगी तो क्या सिम्टम आएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द डायग्नोसिस इफ दे गिव यू द सेट ऑफ सिम्टम्स। आप आराम से उससे स्ट्रक्चर निकाल लेना कि ये स्ट्रक्चर खराब हुए और उस कॉम्बिनेशन को आप फिर यहाँ से